चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम जो आगे की जो नेक्स्ट धाराएं हैं 170 1 सेकेंड, अपन इससे पहले 172 धारा तक अपन इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब अपन जो नेक्स्ट प्लानिंग है अपनी 173 से लेकर के और 181 धाराएं, इससे ज़्यादा फिर बड़ी क्लास हो जाती, इसलिए इनको आगे ली नहीं गई है। नेक्स्ट कल की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन आगे की धाराओं को भी ले लेंगे। देखो, पूरा अपन यहाँ पर पूरा प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस अकॉर्डिंग किस प्रकार से कर रहे हैं कि वे धारा के अंतर्गत जो पिछली धाराएं हैं, एक तो जो पिछली धाराएं हैं उनको क्या कर रहे हैं अपन रिकॉल करते हैं। सबसे पहले काम यही है। यदि किसी को लगता है कि इससे शॉर्ट क्लास होनी चाहिए तो धाराओं को रिकॉल करके भी काम चला सकता है। भाई उसको इतने जिसको जितनी जैसी ज़रूरत है वो ले ले। तो पिछली क्लास का रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन ओरिजिनल एक्ट के द्वारा पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आती है, इसके अंतर्गत कोई संशोधन है उसको भी अपन शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज इसके अंतर्गत भी इसका वापस से क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। और ये रिकॉल करना एक प्रोसेस के हिस्से के तहत है। फिर अपन को इसमें लगता है तो कुछ अपन इसके MCQs निकालते हैं, या कोई प्रीवियस ईयर्स के अंतर्गत कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी शामिल करते हुए देखते हैं। तो इसी प्रोसेस से सारा अपन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन जैसे ही क्लास होती है, वापस से पुरानी पिछली क्लास को रिकॉल किया है, फिर एक्ट को पढ़ा है, फिर वापस से उसको रिकॉल किया है, फिर उसके MCQ निकाले। तो इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल रिविजन हो जाते हैं। और एक वैसे ओरिजिनल एक्ट कोई भी किसी के लिए भी, सामान्य आदमी के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, पर अपन जब साथ साथ में पढ़ते हैं तो एक्ट आपको पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता है, तो इजी गोइंग के अंतर्गत रह जाता है। नेक्स्ट देखो, इसी के अंतर्गत अपन एक 1 मिनट आपका मोटिवेशन के लिए कहेंगे। देखो, मोटिवेशन के आज के अंतर्गत सिर्फ लेंगे विल पावर की शक्ति और इसे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत कौन कौन लोग हैं जिन इस विल पावर से उन्होंने काम किया है। विल पावर का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। अब देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति है। आपने ऐसे अपने खूब नाम देखे होंगे, आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, ठीक है नहीं। जैसे स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने ब्लैक होल के संदर्भ में काम किया था। इनके एक ALS इस प्रकार की कोई न्यूरो जो मोटर एक ऐसी बीमारी हो रखी थी जिसके अकॉर्डिंग ये ना तो बोल पाते थे ना अपने सुन पाते थे। इन तमाम बीमारियों के होने के बावजूद उन्होंने अपना भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बड़ा नाम किया था और ब्लैक होल पर इन्होंने काम किया था। इसके अलावा देखो कि सचिन तेंदुलकर के वन ऑफ टाइम एक चोट आ गई थी, टेनिस एल्बो की समस्या हो गई थी। इस टेनिस एल्बो की समस्या के बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके बाद यदि सचिन खेलेगा तो उसके कोई ऐसी स्थायी समस्या पैदा हो सकती है। उसके बाद में भी उन्होंने उसको लड़ाई लड़ी है। ये किसके कारण है? उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण लड़ी है। आपने देखी होगी मूवी भाग मिल्खा भाग के अंतर्गत वो 1 टाइम्स उन्हें बहुत सारी चोटें आने के बावजूद भी वे दौड़ पाते हैं और विनर रह पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? यही विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति। MC मैरीकॉम के जब ओलंपिक के अंतर्गत वो खेल रही होती है, उसके एक बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन होता है, उसको बाद में पता चलता है और नीचे गिरने के बाद में भी वापस खड़ी हो जाती है। तो ये उसकी ताकत कौन सी है? ये ताकत है विल पावर की। तो ये विल पावर को दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति एक साथ में नहीं बढ़ सकती। छोटे छोटे आप गोल लें। जैसे आज यदि आप 4 घंटे मात्रा भी पढ़ पा रहे हैं, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप 4 घंटे 30 मिनट का दृढ़ संकल्प लें कि इस दृढ़ संकल्प के अंतर्गत मैं अपनी टेबल से हिलूंगा ही नहीं। इसी तरह से ये दृढ़ इच्छा शक्ति के छोटे छोटे सेगमेंट के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा, तभी इसके अंतर्गत एक पूरी ताकत से आप काम कर पाओगे। चलो लेट्स स्टार्ट। जो पिछली क्लास है उसका अपन रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन के अंतर्गत देखना बहुत ही कम समय लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन ओरिजिनल एक्ट के द्वारा पढ़ रहे हैं, फिर उसका रिकॉल कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के तहत ही अपन काम कर रहे हैं और उसके बाद में MCQ निकाल रहे हैं। कोई ज़्यादा इतना टाइम लगेगा नहीं, वैसे भी बहुत सारा समय अपन व्यर्थ कर ही तो रहे हैं। देखो,
अब अपन ने जहां तक देखा था 166 से आगे देख लीजिए, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज, विकास क्षेत्रों की घोषणा। देखो, नगर पालिका क्या है? ये एरिया है, इसके अंतर्गत एक कोई भी क्षेत्र है उसको विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है कि भाई इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी दूसरा काम होगा, गतिविधि होगी, तो उसके अंतर्गत नगरपालिका की परमिशन की आवश्यकता रहती है। अब बात आती है परंतु वाली बात आती है, यदि इसमें कोई नगरपालिका का आदेश हो या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार यहां से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा हो, कोई सड़क हो, कोई लोक निर्माण का काम हो, कोई टेबल केबल, इनका किसी प्रकार का काम हो, उस स्थिति के अंतर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इस विकास क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो देख लो एक बार ऑफिस में फटाफट, विकास क्षेत्रों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरिया, राज्य सरकार के अनुमोदन से कैसे करती है? राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, नगर किसी क्षेत्र में विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। तत्पश्चात कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना उस क्षेत्र के विकास कार्य नहीं कर सकेगा। यदि उसे लिखित अनुमति मिलती है तभी उस क्षेत्र के अंतर्गत विकास कर सकता है, परंतु निम्नलिखित में अनुमति आवश्यक नहीं है। जैसे कोई भवन का रख रखाव है, केवल भवन के आंतरिक भाग, भवन के बाह्य मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है, आदेश की अनुमति से या सरकार के स्थानीय अधिकारियों, राजमार्ग, सड़क मार्ग, लोक मार्ग, कोई पाइप है, केबल है, इस प्रकार की, या भूमि में कोई अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, कोई टेम्परेरी परिवर्तन किया जा रहा है, कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए कोई झोपड़पट्टा बना दिया है, उस झोपड़पट्टे को अस्थायी परिवर्तन कर दिया है, तो इसके अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये धारा 166 कहती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 167, ये अपन रिकॉल कर रहे हैं, वापस से पुरानी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें और उसके द्वारा टेस्ट सीरीज से जुड़े। जितने अच्छे आप ज़्यादा टेस्ट देंगे उसी टेस्टों से भी आपको बेनिफिट होगा और ये धाराएं याद हो जाएगी। पेनल्टी फॉर अनऑथराइज डेवलपमेंट, जब कब लगेगी? पेनल्टी लग सकती है अनऑथराइज, जो इस चीज़ की ऑथराइज नहीं किया है, जिसकी अनुमति नहीं मिली, फॉर यूज अदरवाइज देन कन्फर्मिटी विद ए प्लान, अप्राधिकृत विकास योजना के असंगत उपयोग के लिए शास्ति। अब इसमें देखो सीधी सी बात, ये यहीं पर पूरी धारा के अंतर्गत लिखा हुआ, अपन को सीधी सी याद क्या रखना है, सीधा से दो सिद्ध। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कर रहा है तो कितना? 5,000 तक का जुर्माना और प्रतिदिन 100 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। इस काम की चीज सिर्फ इतनी है। अब यदि किसी को अनुमति मिल भी गई है और उसकी समय सीमा के पश्चात भी कार्य जारी रख रहा है तो उसको 2,000 रुपये का जुर्माना और 500 रुपये प्रतिदिन से दंडित किया जा सकता है। तो ये जो अपन ने वर्ड किए हैं ये इसके कीवर्ड्स हैं, इतनी चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, धारा 168, पावर टू रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट, अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की। यदि कोई बन भी गया है तो तब भी उस स्थिति के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले तो अपन ये इन्होंने किसी ने निर्माण कर दिया है, तो अब निर्माण करने के बाद में उसे जो स्वामी है उसको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के अंतर्गत उसकी तामील का मतलब होता है जिसने वो नोटिस इस प्रकार से लिख रखा है उसके सिग्नेचर करवा दिए गए। अब ये जो इससे जो नोटिस दिया गया उसके अंतर्गत भी 1 माह से अधिक का नहीं हो। ऐसा नहीं कि इनको 2-3 साल की छूट दे दी जाए। अब उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी नोटिस के अंतर्गत कि भाई चल पहले जैसी भूमि थी वैसी कर दो, ठीक है, नहीं कर रहे हो आप, भूमि का जो उपयोग कर रहे हो वैसे रोक दो या उनको तोड़ देना या परिवर्तन करना, इस प्रकार के काम उसे करवाए जा सकते हैं। अब भी यदि वो नोटिस के बाद में भी अवहेलना कर रहा है, नोटिस पर अनुज्ञा मांगने अनुमति मिल गई और अयोग्य इसके अंतर्गत अनुमति मिलने पर, ये क्या है यहाँ पर, अनुमति मिलने पर नोटिस वापस लिया मान लिया जाएगा। यदि इसको अनुमति दे दी जाती है कि ठीक है आपका काम है जो भी आपने बना रखा है, तब दिक्कत नहीं है, पर नोटिस की अवहेलना करने पर उसको जो लगने वाला खर्चा वो भी दोषी से वसूला जाएगा और दोष सिद्ध होने पर 5,000 तक का जुर्माना और अपराध जारी रहने पर 200 रुपये से दंडित किया जा सकता है। ये धारा 168 के अकॉर्डिंग आई हुई। फिर धारा 169 क्या कहती है? धारा 169 कहती है पावर टू स्टॉप अनऑथराइज डेवलपमेंट, अपराधिकृत विकास रोकने की शक्ति। यदि किसी भी प्रकार का अपराधिकृत मतलब कि अनऑथराइज, यदि कोई काम चल रहा है, अब स्थिति क्या हो रही है, काम चल रहा है, कोई झोंपड़पट्टा की जगह परमानेंट बनाने लगी है जिसकी ऑथराइज नहीं है, उसके अंतर्गत काम कर रहा है, तब क्या होगा? अब देखो, नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास को रोकने की अपेक्षा करते हुए उसको कहा जाता है कि भाई रोक दीजिए आप। अब भी नहीं रोक रहा है तो क्या होगा? स्वयं के लिए, स्वामी के लिए, किसी के लिए कर रहा है तो दोष सिद्धि पर वही 5,000
और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसका जुर्माना देना पड़ेगा। और फिर भी काम को नहीं रोकना है तब पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है, उसका सामग्री को जब्त किया जा सकता है, उसकी मशीनरी को जब्त किया जा सकता है, इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 170 क्या कहती है? रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी और अनऑथराइज्ड टेम्पररी डेवलपमेंट समरलरी। अपराधिकृत, ठीक ना, स्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। अपराधिकृत है, वो लीगल नहीं है, अनऑथराइज्ड है, लीगल नहीं है, अनऑथराइज्ड है। नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति का आदेश द्वारा 15 दिवस के भीतर कार्य को हटने के निर्देश दे सकती है या फिर उठने के बिना नोटिस को संक्षिप्त उसे हटाया जा सकता है। अब तो ये तो बात हुई ये यहाँ पर अस्थायी होना चाहिए ना, अस्थायी विकास को संक्षिप्त हटाया जाना है या रोकना है, ठीक ना। अस्थायी विकास ये है, उसको 15 दिन का नोटिस देकर के हटाया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ अस्थायी है, उसमें यहाँ गलती से लिखा हुआ है अस्थायी विकास को संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। अब एक तो ये होगी 15 दिवस के अंतर्गत उसको कह देंगे भाई हट जा, ठीक है, निर्देश हट गया तो ठीक है। अब परंतु यदि यहाँ पर खड़ी फसल है तो वहाँ 6 माह की अनुमति दी जा सकती है। अस्थायी प्रकृति क्या है इसको, ये देखो, बिल्कुल अस्थायी प्रकृति है। अस्थायी प्रकृति क्या है, इसका तय कौन करेगा? तो ये नगर पालिका तय करेगी, ये काम अस्थायी प्रकृति का है या स्थायी प्रकृति का है। धारा 171 क्या कहती है? धारा 171 कहती है भूखंड के उप विभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग। अब इसके अंतर्गत देखो ये भूखंड बना हुआ है, अब यहाँ पर क्या है, इसका कोई और उप विभाजन किया जा रहा है या कोई निजी मार्ग इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो यदि कोई नगर पालिका के, देखो नगर पालिका मंजूरी दे सकेगी मार्ग बनाने के लिए, नियम संगत ना होने पर मना भी कर सकती है कि भाई नियम के संगत नहीं है तो आप इसका उप विभाजन क्यों कर रहे हो। उप विभाजन किया जा सकता है या उसका पुनर्गठन किया जा सकता है या मार्ग बनाया जा सकता है। अब भी कोई ऐसा लिखित नोटिस के अंतर्गत चालू कार्य को रोकने, सही नहीं बना रहा है तो उसको रोका जा सकता है। रोकने पर भी यदि सही नहीं है तो दोषी पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और वही प्रतिदिन 200 रुपये तक का दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद में धारा 172 कहती है रिकवरी ऑफ एक्सपेंस इनक्योर्ड, रिकवरी ऑफ एक्सपेंस, उपगत व्यय की वसूली। अब उपगत व्यय का मतलब कि जो इसके अंतर्गत जो दोषी है उसके अंतर्गत जो काम, उसके अंतर्गत जो रिकवरी कर सकती है, किससे? एक्सपेंसेस, जो उसके खर्चे लगे इस काम को कार्रवाई करने के लिए। तो धारा 168 से लेकर 171 के अधीन जितनी भी वसूलियां हैं वो भूमि स्वामी से बकाये के रूप में वसूल कर सकती है। अब आप देखो कि मुश्किल से इसके अंतर्गत 10 मिनट लगे हैं। कोई लोग कहते हैं कि सर सिर्फ हमारे तो छोटी क्लास ही कर दीजिए, तो छोटी क्लास ही आप 10 मिनट की क्लास देख लीजिए, हर क्लास के अंतर्गत इसी प्रकार से रिकॉल कर रहे हैं, या लास्ट की क्लास देख लीजिए, उनके लिए दैट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है। और बाकी एक्ट को पढ़ोगे तो सही तो रहेगा भाई। बहुत सारी चीज़ें वैसे अपन खुद पढ़ भी नहीं पाता व्यक्ति, साथ में अपन पढ़ पाते हैं। अब बात आती है धारा 173 की। देखो धारा 173 क्या कहती है? मेकिंग एंड कंटेंट्स बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट किसी भी जगह के, जिससे अपन ने वो देखा था जो मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और स्कीम्स बनाई जाती है। मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट, उसका परियोजना बनानी और स्कीम्स बनाए जाते हैं। कैसे? परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु। इस अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए, इन देखो चीजों का कोई काम की चीज नहीं है। नगर पालिका किसी भी योजना प्रस्ताव के क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए अन्यथा या नगर या किसी एक भाग के एकीकृत विकास करने के लिए ऐसी परियोजनाएं और स्कीम बना सकेगी। अब नगर पालिका स्कीम बना सकती है। यहाँ पर एक तो बात सीधी सी यही हुई, जो हाईलाइट कर रखा है वो इसका मतलब अपने काम की चीज है। अब यदि इसको सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो वो हाईलाइट वाली चीज ही पढ़ते हैं। आपके पास में ओरिजिनल एक्ट या जो भी बुक है, उस बुक के अंतर्गत भी आप इन लाइनों को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत क्या है, कर सकेगी और क्या हो गया, कोई परियोजना स्कीम निम्नलिखित में से किसी भी मामले में उपबंध कर सकेगी। कैसे उपबंध कर सकती है? मतलब कि जो उसकी अवसंरचना के अंतर्गत जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत डेवलप किया जा सकते हैं, वो सारे के सारे काम उसकी परियोजना या स्कीम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। कैसे? जैसे लोक उपयोगिता के लिए सड़कें बनाना, मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, बाग, मनोरंजन, खेल के मैदान, अस्पताल, औषधालय, शैक्षिक संस्थान, ये जितने भी हैं, कॉम्प्लेक्स है, सांस्कृतिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है, परिवहन सुविधा, सभी प्रकार के लोक उद्देश्य प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय और पट्टा दे सकती है। अब यदि इसको नगर पालिका को लगता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ
जैसे मैं सीधे आपको वापस से वही दूंगा, कोचिंग संस्थान के लिए इन्होंने नगर पालिका को लगता है कि प्रताप नगर के अंतर्गत जो एरिया है वहाँ पर कोचिंग संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। तो अब प्रताप नगर जो जयपुर के अंतर्गत है, तो वहाँ पर इस प्रकार के संस्थान किए जा सकते हैं। ये बजट के अंतर्गत भी था। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत इस जो भूमि का अर्जन है, यहाँ पर यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका भी क्या है, एक्वायर्ड किया जा सकता है। वहाँ पर उसको जगहों को क्या है, उस जगह के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। अब ये जगह है तो ये कोई पार्क के लिए जगह आरक्षित रखी जा सकती है, ये किसी स्कूल के लिए जगह रखी जा सकती है, ये कोई आवासीय भूमि के लिए रखी जा सकती है। तो ऐसा नगर पालिका के अंतर्गत जो परियोजना या स्कीम है उसके अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भूमि का अभिन्यास योजना तैयार करना। भूमि का जो अभिन्यास, उसका मॉडल या नक्शा तैयार करना। ये अपन यहाँ अभिन्यास का मतलब है जैसे उसका नक्शा या जो खाका है वो तैयार करना। और संपत्ति स्वामियों के संबंधित स्थलों का पुनः वितरण करना, मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों या भवनों को बंद करना या तोड़ना। ये सब के सब किस में करिए हैं, जो परियोजना और स्कीम को बनाया जाना है उसकी विशेषताओं के लिए कोई भाग को तोड़ना, भवनों का सर निर्माण, निजी मार्गों सहित मार्गों का सर निर्माण, परिवर्तन, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था, खुले स्थान उपबंध तथा अपेक्षित अन्य कोई भी स्कीम के अंतर्गत काम हो उसको काम को किया जा सकता है। इतनी इसमें काम की देखो इतनी चीजें नहीं है, आपको जो काम की लगे उन्हीं को हाईलाइट करना है। निवास के लिए किसी वर्ग के लिए आवास का उपबंध, संचार सुविधाएं, संपत्ति का विक्रय पट्टे पर देना या विनिमय, उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके अलावा भवनों, सड़कों, जल निकास जिसमें मल वहन, सतही अधोमार्ग, जल निकासी, मल निस्तारण सम्मिलित है। अभी इस पूरे अभी तक जो अपन 81 इसमें पढ़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो रखे हैं, सीधा सीधा ही जो ओरिजिनल एक्ट है वही ध्यान रखना है। फिर भवनों, पुलों तथा अन्य संरचनाओं से निर्माण परिवर्तनों को हटाया जाना। अब यहाँ से देखो, ऐतिहासिक जो राष्ट्रीय अभिरुचि है, प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तु या धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तव में प्रयुक्त किए जाने वाले भवनों का परिरक्षण, उनके रख रखाव को भी इसके अंतर्गत जो परियोजना या स्कीम है उसमें विषय वस्तु उसकी हो सकती है। विषय वस्तु की बात कर रहे हैं अपने, इसका कंटेंट अभी क्या होगा। अब इस कंटेंट के अलावा जो निशक्तजन है, निशक्तजन है, विकलांग है, निशक्तजन है, विकलांग है, मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति है, असहाय बुजुर्ग व्यक्ति है, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग, ओबीसी, समाज का जो कमजोर तबका है, उनके लिए भूमि के किसी भी स्कीम में सीमा का आरक्षण करना और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विहित होना चाहिए। इस प्रकार का काम किया जा सकता है। ये इसको 5 स्टार यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई परियोजना और स्कीम को बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु में क्या विकलांग और जो निशक्तजन है, मानसिक रूप से मंदित, EWS जो भी हैं उनकी किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। भवन के चारों तरफ रखे जाने वाले खुले स्थान या भवन के क्षेत्रफल, हाँ देखिए, प्रतिशत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुज्ञात भवन जो उसके अनुमति मिली हुई है, आकार, ऊंचाई, विशेषता। अब यहाँ से ऐसी कोई चीज काम की चीज नहीं है, तो सिर्फ पेपर ने इसको सिर्फ पढ़ लो चाहे, बाकी ठीक है। भवन के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का उपयोग किया या नहीं किया जा सकेगा। भूखंडों को उप विभाजन किसी विनिर्दिष्ट कालावधि में किसी भी क्षेत्र में भूमि के आपत्तिकारक उपयोग के लिए रोकना। अब इसमें यहाँ पर देखो, भवन के लिए पार्किंग स्थान और सामान चढ़ाने और उतारने का स्थान, बहिर्गत भागों, विज्ञापन संकेतों, होर्डिंग आकार तथा इनसे निबंधनों का निरूपण किया जा सकता है। कि अब बात आती है यहाँ पर देखो, सीधी सी कंसाइज करके कहें अपन, कंसाइज करके बात को अभी तक अपन ने देखा है। तो जो भी योजना ये 73 है, परियोजना स्कीम का जो बनाया गया है, उसकी सबसे पहले तो विषय वस्तु क्या रखी जाएगी। भाई इसमें मनोरंजन पार्क बन सकते हैं, शैक्षिक संस्थान बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, ठीक ना। एक तो ये चीजें की जा सकती। इसके अलावा जो कमजोर तबका है, SC, ST, बुजुर्ग, ठीक ना, इन लोगों के लिए जमीनों का आरक्षण किया जा सकता है। अब इसके अलावा और चीज क्या देखते हैं, इसके अलावा देखोगे कोई धार्मिक संपत्ति है, ऐतिहासिक संपत्ति है, उनके रख रखाव किया जा सकता है। ये चीजें यहां तक आई है जो अभी तक अपन ने इतने चीजों को देखा है। देखो, पार्किंग स्थान, सामान चढ़ाने उतारने के स्थान, बहिर्गत विज्ञापन संकेत, होर्डिंग आकार, अवस्थिति, उनको कहाँ होर्डिंग लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ये भी निर्धारण कौन करेगा, इसी स्कीम के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कोई काम की चीज नहीं है, इसीलिए अपन ने हाईलाइट इतना ही किया है। परंतु ये जो भी काम कर रहे हैं वो इस अधिनियम के असंगत नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात ही है। थोड़ा सा फास्ट भी चलते हैं जिससे आपका जल्दी कम समय के अंतर्गत चीजों को आपको रिकॉल हो जाए। परियोजना स्कीम के प्रारूप में निम्नलिखित विशिष्टियां और अंतर्विष्ट होगी। क्या इसके अंतर्गत और चीजें शामिल होगी? क्या होगी? प्रत्येक मूल भूखंड का क्षेत्र, स्वामित्व और धरती, ठीक ना, तो ये चीज भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। और क्या चीज होगी?
आरक्षित भूमि की विशिष्टियां जिसमें उनमें उपयोग के लिए भूमि उपयुक्त की जानी है, निबंधनों जो उसके अंतर्गत जो नियमों के अकॉर्डिंग बंधे हुए नियम है, और जो शर्तें हैं जो उसके अंतर्गत फिक्स कर दी गई भाई इस काम के अकॉर्डिंग यही काम करना है। अद्यतन रहते हुए भूमि ऐसे उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और साधारण संकेत होगा। वे सीमा जिस तक भूखंडों के परिसीमाओं में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। अब देखो, कोई भी परियोजना बनती है तो उसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के क्लॉज होते हैं, कुछ ऐसी शर्तें होती है कि आपको इसके अंतर्गत ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम करना है। तो इसी शर्तों और इसके जो कानून एक्ट बना हुआ है उस कानून के एक्ट के तहत ही काम किया जाएगा। थोड़ी सी धारा 173 लंबी है, परंतु इसके अंतर्गत काम की चीजें देखोगे तो बहुत ही कम है। बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, उनको सिर्फ पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। अब इनको मैं बार बार एक ही धारा को लेकर के बैठूं और समझाने का काम करूं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जो औचित्य नहीं है उसका कोई फिर समय आपका भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समुचित नगरपालिका द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम को शुद्ध लागत का प्रांकलन, उसका कितना आंकलन आ सकता है वो भी आंकलन किया जाएगा। समस्त ब्यौरा पूर्ण विवरण होगा। भूमि चाहे वह खाली हो या उस पर पहले से ही निर्माण किया गया हो का अभिविन्यास या पुनर्अभिन्यास किया जाएगा। उसकी स्कीम की जो उसको निर्माण किस प्रकार से करना है उसका खाका बनाया जाएगा। उसका क्या बनाया जाएगा? खाका कह दो या फिर उसका नक्शा कह दीजिए। उसका क्या है? नक्शा तैयार किया जाएगा। अब इसके अलावा देखो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, नीचे दलदली या अस्वस्थकारी क्षेत्रों या उसको पुनरुद्धार करना या भूमि को समतल करना। कोई ऐसी भूमि है जहां खड्डा है, उस खड्डे को भी भरना भी इसी के अंतर्गत। पहले यदि इसकी जो भाई नगर पालिका का विकास, उसकी परियोजना स्कीम कब होगी? जब वहां कोई समस्या है, तो उस समस्या को जब खड्डा है तो उसको सबसे पहले तो क्या होगा? इसको समतलीकरण होगा। तो ये भी इसी के तहत आता है। अब देखो, अब धाराएं हैं अपने हैं जो 74 थोड़ी सी ठीक है, बाकी सारी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अब बात आती है क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट तो आपने इसकी कंटेंट देख लिया कि ये इसका कंटेंट होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट की तैयारी कैसे की जानी है? प्रोजेक्ट की तैयारी और प्रोजेक्ट और जो स्कीम बनाई जा रही है उस स्कीम की किस प्रकार से तैयारी की जाएगी। तो तैयारी करने के लिए देखो, सीधा सा अर्थ है, ये प्रोजेक्ट किसी ने बनाया, इसकी घोषणा हो गई। अब घोषणा के 30 दिन के अंतर्गत उसको क्या किया है? उसके राजपत्र के अंतर्गत प्रकाशित कर दिया है। अब राजपत्र के अंतर्गत प्रकाशित कर दिया है, अब घोषणा हो गई 30 दिन के अंतर्गत राजपत्र में। अब इसके अंतर्गत जो काम होना है वो कब होना है? 1 वर्ष के अंतर्गत इसकी स्कीम पूरी बन जानी चाहिए। बन गई है, फिर राजपत्र पे जाएगा और 30 दिन के अंतर्गत राजपत्र में, 30 दिन के अंतर्गत ये राजपत्र में चला गया 1 वर्ष के बाद में। अब उसके बाद में फिर ये योजना लागू की जाती है। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी इसके अंतर्गत किया गया है। अनुमोदन मिल गया, फिर राजपत्र में, इसका मतलब राजपत्र में 2 बार इसका हो रहा है। यदि इसमें कोई सुधार करना है तो सुधार हो जाता है। आपको इसीलिए कहा था कि प्रवेश में भी आप इस चीज को पहले पढ़ के रखो, उससे भी आपको फायदा होता है। नगर पालिका किसी विकास क्षेत्र में धारा 173 के संबंधित किसी परियोजना स्कीम को तैयार करने के लिए आज से घोषणा कर सकेगी। सबसे पहले तो उसका काम क्या है? घोषणा करने का काम है। देखो, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता रहा हूं। अब क्या है? ऐसी परियोजना स्कीम की घोषणा की तारीख 30 दिवस के पश्चात 30 दिवस तक की होना चाहिए। पश्चात नगर पालिका ऐसी अब हो गई 30 दिवस, उसके बाद में ये राजपत्र में इसको नोटिफाइड करवाती है। अब राजपत्र में हो गया, राजपत्र में प्रकाशन के देखो तारीख के 1 वर्ष पश्चात में, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं इसीलिए इसको 5 स्टार बनाया। 1 वर्ष पश्चात में परियोजना स्कीम को तैयार करेगी। ठीक है, तैयार हो गई भाई। उक्त प्रारूप परियोजना या स्कीम को संबंध में किसी भी व्यक्ति ऐसी तारीख के पूर्व जो नोटिस को विनिर्दिष्ट की जाए, नोटिस के प्रकाशन की। अब ये बात परियोजना स्कीम हो गई, ठीक है। अब जो नोटिस निकाल दिया कि ये देख लीजिए, अब इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने क्या किया? 1 वर्ष के अंतर्गत इस परियोजना पूरी स्कीम को तैयार करेगी। अब तैयार करने के बाद में वापस से क्या है? इसका एक नोटिस होगा। अब इसके अंतर्गत फाइनली वापस से क्या हो रहा है कि इसके प्रकाशन की तारीख 30 दिवस तक। अब इसके अंतर्गत कोई सुझाव और आमंत्रित मांगे जाते हैं कि भाई इसमें और भी कोई देख लीजिए, कोई इसके अंतर्गत सुझाव मांगे गए। अब सुझाव के अंतर्गत भी यदि चीजें खरी उतर जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके अंतर्गत परिवर्तन के साथ में वो योजना लागू की जाती है। देखो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, ऐसी रीति से प्रकाशित करेगी जो उपविधियों के उद्धृत है। इसमें कोई बड़ी काम की चीज नहीं थी। उपधारा के दिन नोटिस विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होने वाले समस्त आक्षेपों और सुझाव, जितने भी आक्षेप उसके अंतर्गत समस्याएं आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स है कि भाई ये इसके अंतर्गत सही नहीं है और ये
सही है। नगर पालिका विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों को जो इससे प्रभावित हो, सुने जाने के इच्छुक हो, युक्ति संगत अवसर देने के बजाय अब उन्हें लगेगा कि भाई बात तो सही है, तर्क संगत है, ये योजना के अंतर्गत ऐसी बातें नहीं है, अब इसमें सुधार किया जा सकता है। अब उसके बाद में यथा प्रकाशित प्रारूप परियोजना स्कीम का प्रारूप अनुमोदित करेगी। अब उसका क्या होगा, स्कीम का अनुमोदन होगा। और इसमें उपांतरण, उपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन, उपांतरण करेगी। जैसा उसको लगे उचित है कि भाई ये चीज सही नहीं है तो उसका अपने उपांतरण या परिवर्तन किया जा सकता है। उपधारा 4 के अधीन उपांतरणों सहित उपांतरणों के बिना किसी भी परियोजना स्कीम के अनुमोदन के तुरंत पश्चात नगर पालिका, अब बात हो गई, चेंजेज हो गए, तो अब नगर पालिका क्या करेगी, यहां से कौन कर रही है, नगर पालिका राजपत्र में ऐसी अन्य रीति से जो उप विधियों द्वारा उदाहरित की जाए अंतिम परियोजना स्कीम का प्रकाशित की जाएगी। पहले उन्होंने एक घोषणा की, ऐसी योजना लाना चाहते हैं, फिर योजना के 30 दिवस के अंतर्गत अधिसूचना, अधिसूचना के 1 वर्ष के अंतर्गत ये पूरी परियोजना स्कीम बन गई, फिर वापस से 30 दिवस के अंतर्गत इसकी वापस से प्रकाशन, प्रकाशन के बाद में इसके अंतर्गत कोई हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाएगी, होने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन करके अब ये फाइनली इस स्कीम को क्या इन्होंने प्रकाशित कर दिया है और अब परिवर्तन में आ जाएगी। और इसके अंतर्गत भी गजट के अंतर्गत तारीख रहती है कि 1 महीने पश्चात 15 दिन बाद में ये लागू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत क्या है, पूर्ववर्ती उपधाराओं के अंतर्गत किसी बात के होने पर भी उनमें यथा अधिकथित प्रक्रिया का उस दशा में अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। देखो, पूर्ववर्ती उपधाराओं के अंतर्गत किसी बात के होने पर भी यथा अधिकथित प्रक्रिया में उस दशा का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा जहां परियोजना स्कीम नगरपालिका किसी भूमि पर कार्यान्वित की जानी है और उसके निष्पादन में किसी भवन को तोड़ा जाना है या हटाया जाना है, तो ये इसके अंतर्गत अंतर्वलित नहीं होगी। किसी को हटाया जाना या इस प्रकार की ये इस स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं है। अब बात आती है धारा 175 पुनर्विकास स्कीम्स। देखो क्या कहता है, रीडेवलपमेंट स्कीम्स। इसका मतलब कि कोई पहले ये मंजिल बन रखी है, डेवलपमेंट हो रखा है, अब डेवलपमेंट यहाँ पे भी मंजिल बन रखी है, डेवलपमेंट हो रखा है, इन डेवलपमेंट होने के बाद में इनके अंतर्गत कोई तकनीकी कमी है, कोई तकनीकी कमी है या फिर यहाँ पर कोई रहने के हिसाब से ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ पर रीडेवलपमेंट भी कर सकती है। कई बार ऐसी चीज़ों का विरोध होता है, जो बड़ी बड़ी जो कई बार ये बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के आधार पर जो कच्ची बस्तियां होती है उन कच्ची बस्तियों को क्या करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं और इन लोगों को जमीन कहीं दूसरी जगह आवंटित कर दी जाती है। तो ये एक रहता भी है जहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी का किसी भी क्षेत्र में, मुख्य कौन करेगा, किसी भी क्षेत्र में उसके कब्जे में उसकी सूचना के आधार पर समाधान हो जाता है। कैसे होगा, यदि भवन में मरम्मती अस्वच्छता के दशाओं कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है और खराब इंतजामों के संकड़ेपन या गली के खराब इंतजाम, प्रकाश, वायु, इस प्रकार की कमी उसके अंतर्गत दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन की जो जिम्मेदारी है वो भी ये ध्यान रख रहे हैं, ठीक ना, कि यदि इसके लिए खतरनाक है तो उनका वापस से उसका जो रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। उन दशाओं में निपटने के लिए सबसे संतोषप्रद तरीका पुनर्विकास स्कीमों को गलियों तथा भवनों का पुनः इंतजाम और पुनर्समर्पण निर्माण किया जा सकता है। अब इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है भाई, धारा 175 ये क्या कहती है, पुनर्विकास से संबंधित है। और पुनर्विकास किसका पुनर्विकास किया जा सकता है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है, पुनर्विकास किसका किया जा सकता है कि पुनर्विकास जहां समुचित व्यवस्था नहीं है, हवा, पानी, प्रकाश इत्यादि नहीं है। नेक्स्ट देखो, धारा 176 कहती है परियोजना स्कीम का अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। अब बात आती है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, नगर पालिका को बनाया, उसकी विषय वस्तु कंटेंट क्या रखा गया, फिर उसकी तैयारी की गई, कैसे राजपत्र के अंतर्गत प्रकाशित होगी और उसका कैसे 1 वर्ष के भीतर, फिर 30 दिन के आपत्तियों के बाद में फाइनली प्रकाशित, फिर उसमें कोई पुनर्विकास करना है, वो भी चीजें अपन ने देख ली। तो धारा 173, 74, 75 के अंतर्गत ये चीजें देखी गई है। नेक्स्ट देखो, अब 176 क्या कह रही है, अब लास्ट में फाइनली इसका अनुमोदन की बात आ गई। अनुमोदन के लिए क्या करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सबसे पहले कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी, खुद नहीं करेगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये तो इसका काम तो अनुमोदन का है, अब नगरपालिका के अंतर्गत जाएगा, बैठक में जाएगा, बैठक के बाद में कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद में ये चीजें होगी, प्रस्तुत की जाएगी। नगरपालिका का या तो स्कीम के बिना किसी उपांतरण, बिना कोई परिवर्तन के, या उपांतरणों सहित या कोई परिवर्तन करना हो तो वो जो भी आवश्यक समझे वो स्कीम में स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है। नगरपालिका को लगता है कि ये बात ठीक है
तर्क संगत है तब तो वो लागू कर देगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो धारा 177 क्या कहती है, किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि का उपयोग और विकास पर निर्बंध। अब इन्होंने कह दिया कि हम रिकंस्ट्रक्शन ऑन यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्कीम। अब इसके इन्होंने कह दिया कि इस जगह पर क्या होगा कि जो उसकी घोषणा कर दी है कि भाई इस भूमि का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अब डेवलपमेंट किया जाएगा तो इस भूमि पर किसी भी प्रकार का जो निर्माण वगैरह कार्य है वो अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु ये क्षेत्र यदि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ये क्षेत्र कोई क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा कि ग्राम पंचायत से अनुमति ली जा सकती है। बस इतनी सी बात ही है ना। देखो धारा 177 क्या कहती है, इसमें प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति परियोजना स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या भवन के उपयोग के लिए प्रारंभ में परिवर्तन या किसी विकास के कार्यान्वयन तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति के निमित्त बनाई गई उपविधियां के अनुसार नगरपालिका ऐसा करना आवश्यक अनुज्ञा उसकी परमिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता, अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो। जब तक उसको अनुमति नहीं मिलती है तब तक काम नहीं किया जा सकता। परंतु देखो, परंतु जहां बनता है वहां हमेशा 5 स्टार बना लो। कब ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्या है, यदि कोई ग्राम आबादी की सीमाओं के भीतर ग्राम पंचायत की मंजूरी की अनुज्ञा हो, वहां जब गांव के ग्राम पंचायत की जो स्वीकृति की आवश्यकता होती है वहां नगर पालिका से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। यही बात यहां पर की गई है। स्कीम के संगत हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई रोड निकलनी यहां से और वहीं मकान का भवन बनाने की बात कर दे, तो वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। विकास करना विधिपूर्ण होगा। इसके बाद में अनुमोदित परियोजना धारा स्कीम 166 से 172 के उपबंध के यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी। परिवर्तन उसमें कोई भी चीज मॉडिफिकेशन तो कहीं पे भी किया जा सकता है। अब बात आती है धारा 178 स्कीम का व्यपगत होना, लैप्स ऑफ स्कीम। भाई स्कीम बना दी आपने, ठीक ना, आपने स्कीम तो बना दी, अब स्कीम को पढ़ी है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब उसके क्रियान्वयन उसको स्कीम को बनाया, तैयार किया गया, तैयार करने के बाद में राजपत्र गजट में प्रकाशित कर दिया, उसको फाइनली प्रकाशन कर दिया और पुनर्विकास वगैरह इस प्रकार की सारी स्कीमें आपने देख ली। अब इसके बाद में स्कीम को कोई काम नहीं हो रहा है तो 2 वर्ष तक तो उसके वेट किया जाएगा। 2 वर्ष बाद में जो व्यपगत है उसे समाप्त लैप्स मान लिया जाएगा। ये इतना सही सिर्फ ध्यान रखना। तो 174 का दिन प्रकाशन की तारीख के 2 वर्ष के कालावधि के भीतर कार्यान्वित में विफल रहती है तो 2 वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर परियोजना स्कीम व्यपगत उसको समाप्त कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट 179 क्या कहती है, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल और प्रोजेक्ट ऑफ स्कीम। अब देखो ये तो बिल्कुल बात है, ये इन्होंने कोई परियोजना बना दी, अब इसका कोई मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है और इनको लगता है कि ये योजना बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं थी, गलती से बन गई है, तो इसका वापस से विड्रॉल भी किया जा सकता है, वापस से इसको लिया जा सकता है। ये यहाँ पर इतनी सी बात है। और यदि खाली परिवर्तन की बात आती है, इसमें कोई परिवर्तन करना है तो उसका जो मूल चीज है वो चीज उसके अंतर्गत चेंजेज नहीं होगी। खाली परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वापस तो पूरा लिया जा सकता है। देखो यदि नगर पालिका को ऐसी जांच करने के पश्चात वे ठीक समझे, उनको ठीक लगता है तो ऐसा किया जाना आवश्यक है, समझनीय है तो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। ये भी कैसे होगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। जैसे इसको लागू करने का काम है वैसे इसको हटाने का, उसको पीछे लेने का काम भी इसे ही है। परिवर्तन करने का भी उसमें राजपत्र के अंतर्गत गजट नोटिफाइड करना पड़ेगा। धारा 174 के दिन अनुमोदित परियोजना की स्कीम को प्रत्याहृत की जाती है। प्रत्याहृत का मतलब होता है वापस लेना। प्रत्याहृत का मतलब क्या होता है, वापस लेना, उसको स्कीम को वापस लेना। ऐसी घोषणा होने के परियोजना की स्कीम के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके संबंध कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब वापस ले लिया तो क्या कार्रवाई नहीं की जाएगी। कैसे, यदि नगरपालिका धारा 174 की उपधारा 4 के दिन किसी परियोजना स्कीम के अनुपालन के पश्चात किसी भी समय उसमें कतिपय उपांतरण करना आवश्यक समझती है। उपांतरण करना होता है परिवर्तन करना। उसकी राय में परियोजना और स्कीम के स्वरूप में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं करेगा। ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेगा जिससे पूरी परियोजना ही इधर उधर हो गई हो, तो इस प्रकार से वह उपयुक्त उपांतरण कर सकती है। मतलब कि इसके अंतर्गत यदि कोई योजना बनाई है, यहाँ आपने मुख्य चीज़ें, यहाँ पार्क बना दिया है, यहाँ आपने जो एजुकेशन की सिटी बना दी है, जो भी चीज़ें बनी हुई है
तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मॉडिफाइड नहीं करेगा, इधर की भूमि इधर, इधर की भूमि इधर, इस प्रकार के कोई काम नहीं करेगा। कई बार बिल्डर्स इस प्रकार का काम करवाते हैं, जहाँ उनकी भूमि आती है तो वो कहते हैं कि इधर की भूमि यहाँ कर दीजिए तो हमारी भूमि के भाव बढ़ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा तात्विक मॉडिफिकेशन करेगा, पर छोटी बात ही करेगा। नेक्स्ट धारा देखो 180 के अंतर्गत क्या है, नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने से राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार भी चाहे तो ये स्कीम को, कुछ ऐसी स्कीम बनाने के लिए इनको कह सकती है, ये राज्य सरकार की शक्ति। कोई विकास स्कीम तैयार करने के निर्देश दे सकती है, यहाँ पर ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखो, यदि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाए तो ऐसे निर्देश दे सकती है। धारा 181 देखिए, किसी भी परियोजना स्कीम का व्यावर्ती सेविंग्स टू एनी प्रोजेक्ट और स्कीम्स, यदि उन्हें लगता है कि ये स्कीम आपने बना दी, स्कीम बना दी, अब हमने स्कीम तो बना दी, अब इस स्कीम के अंतर्गत लगता है कि इसकी सेविंग, इसमें कुछ बदलाव किए जाए या कोई ऐसा लोकहित के अंतर्गत कोई नई स्कीम को, चीजों को जोड़ा जाए, तो वो भी चीजें यहां पर की जा सकती है। बस इतना सी बात है। इस अधिनियम के किसी उपबंध में तदनुसार मंजूर की गई किसी योजना के अंतर्गत किसी बात के होने पर नगरपालिका उक्त योजना के अंतर्गत नहीं होने वाली, उस योजना, उसकी स्कीम के अंतर्गत नहीं है, परियोजना स्कीम को बनाने और उसे कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता होगी। कब ऐसी स्थिति के अंतर्गत किया जाएगा, जब वो लोकहित में समझे नहीं, उसके सही समझे, उक्त योजना की सीमा को रूपांतरित की गई समझी जाएगी। तो यही इस योजना के अंतर्गत है। एक बार हल्का सा जितनी भी योजनाएं अपन ने अभी जो योजना का एक्ट देखा है, उस एक्ट को वापिस से रिकॉल कर लेते हैं। देखो फटाफट अभी इसके अंतर्गत देख लेंगे। सबसे पहले परियोजना और स्कीम को बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु, उसके अंतर्गत कंटेंट क्या होगा। कंटेंट के अंतर्गत देखा गया था कि जो भी योजना बनाई जा रही है उसका, जैसे नक्शा खाका बना दिया, सड़क है, ठीक ना, क्या क्या चीज़ें होती है, सड़कें, कोई भवन है, कोई पार्क है, ठीक ना, कोई पार्क है, कोई मार्ग है, और धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों, इनके धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के, ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों का रखरखाव कर सकती है। इसके अलावा जो दलदली भूमि है, कौन सी भूमि है, दलदली भूमि है, उसका समतलीकरण किया जा सकता है। इसका मतलब उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का भवन, भूमि, सड़क, अस्पताल इत्यादि आदि का क्या है, परियोजना के अंतर्गत, कंटेंट के अंतर्गत, इसका मतलब ये कंटेंट हो सकता है। जैसे अपने ये कंटेंट ही है, अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसका कंटेंट है, तो ये कंटेंट इसके अंतर्गत हो सकता है। नेक्स्ट देखो, धारा 174 क्या कहती है, परियोजना स्कीमों की तैयारी। अब बात आती है यहाँ पर तैयारी वाली। देखो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये धारा जो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कोई योजना है, उसकी घोषणा हो गई है, उसकी क्या कर दी है, घोषणा हो गई है। अब घोषणा हो गई है, अब उस घोषणा के बाद में 30 दिन के अंतर्गत किस में होना चाहिए, ये गजट नोटिफाइड होना चाहिए, अब गजट नोटिफाइड होगी तो 1 वर्ष के अंतर्गत ये पूरा इसके अंतर्गत काम हो जाना चाहिए। अब ये काम भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको वापस से क्या किया जाता है, इसको 30 दिन के अंतर्गत वापस से इसका क्या किया जाता है, गजट नोटिफाइड किया जाता है। गजट नोटिफाइड कर दिया है। अब गजट नोटिफाइड हो गया, गजट नोटिफाइड के बाद में 30 दिन में गजट नोटिफाइड हो गया। अब लोगों की क्या है, आपत्तियां सुनी जाती है, आपत्तियां या आक्षेप सुने जाते हैं। ये सुन लिए, आपत्तियां आक्षेप सुनने के बाद में फिर इसका फाइनली गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। इतनी सी बात ये इसका शॉर्ट नोट है। पहले घोषणा हुई, फिर 30 दिन के अंतर्गत गजट नोटिफाइड, फिर 1 वर्ष में ये योजना बन गई, फिर 30 दिन के अंतर्गत गजट के अंतर्गत किया गया, और फिर आपत्तियां लेने के बाद में और जो इसमें चेंजेज किए गए उसके बाद में फिर गजट के अंतर्गत वापिस से नोटिफाइड किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट 175 क्या कहती है, पुनर्विकास स्कीम, रीडेवलपमेंट। कब, जब किसी एरिया के अंतर्गत जल, पानी, हवा, इस प्रकार की है नहीं, पतली सी संकरी सी गलियां हैं, जैसे मुंबई के अंतर्गत जैसे कोई धारावी बस्ती, इस टाइप की कोई है स्थिति है, तब वह पुनर्विकास की योजना बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 176 क्या कहती है, परियोजना और स्कीमों के अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। अब योजना बनी हुई है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होगा, ये परियोजना ये किसके अंतर्गत, नगर पालिका को करके जाएगी। ये इसका जो नगर पालिका का अधिकारी है, ये नगर पालिका का अधिकारी है, ये तो क्या करेगा, इसको योजना बन गई है, इसको अनुमोदन के लिए रखेगा नगर पालिका में। नगर पालिका कौन रखेगा, अधिकारी, ये रखी नगर पालिका के अंतर्गत। और नगर पालिका इस योजना को उनको लगती है ठीक है, तो कोई इसमें चेंजेस परिवर्तन भी कर सकती है और उसे
लागू भी कर सकती है। यही बात यहाँ पर की गई है। और उसको ठीक नहीं लगती तो उसको स्वीकार भी, ठीक लगती है तो स्वीकार कर लेगी, और ठीक नहीं लगती तो अस्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 177 क्या कहती है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन स्कीम। किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंध। अब इन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर यहाँ कोई स्कीम होगी तो इस पर निर्बंधन रहेगा, किसी प्रकार का निर्बंधन। हालांकि जो ग्राम पंचायत की भूमि आई हुई है, ये समझ लीजिए ग्राम पंचायत की भूमि है, तो वहाँ गांव के जो ग्राम पंचायत से अनुमति ली जा सकती है। परंतु एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, परंतु ऐसा नहीं कि ये योजना, जैसी कोई योजना बन रही थी उसके संगत हो तभी उसके अंतर्गत ऐसा काम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धारा 178, लैप्स ऑफ स्कीम हुआ, स्कीम को लागू नहीं किया गया, पड़ी रही, तो 2 वर्ष बाद में इसे क्या समझा जाएगा? लैप्स समझा जाएगा। बस इतना सही चीज है। धारा 179 क्या कहती है? परियोजना स्कीम का उपांतरण या रूपांतरण कर सकती है, और प्रत्याहरण, उसको वापस भी उसमें चेंजेज किए जा सकते हैं और उसे वापस भी ली जा सकती है। बस इतनी सी इसके अंतर्गत। परंतु उसका कोई भी यदि परिवर्तन कर रहे हैं खाली, तो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें चेंजेज नहीं होगा? मूल ढांचे में। मूल ढांचा जो जैसा है स्कीम के, वो मूल चीजें वही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, धारा 180 क्या कहती है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर्ड म्युनिसिपल टू मेक स्कीम्स। नगर पालिका स्कीम बनाने की अपेक्षा करने में राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार भी चाहे तो किसी भी प्रकार की स्कीम बनाने के इनको निर्देश दे सकती है। धारा 181 क्या कहती है? सेविंग टू एनी प्रोजेक्ट स्कीम्स। किसी भी परियोजना स्कीम की व्यावर्ती का मतलब होता है उसमें और भी नई योजनाओं को शामिल करना। और कब किया जा सकता है? ये जनहित के मामले में किया जा सकता है। तो देखो, अपन ने पुरानी चीजों को रिकॉल किया है, वापिस से पूरा एक्ट को पढ़ा है, एक्ट को पढ़ने के बाद में नया रिकॉल किया है, और मुश्किल से ये 40 मिनट की क्लास के अंतर्गत इतनी सारी चीजें देख पा रहे हो आप। अब इसके बाद में आप MCQ भी देख रहे हैं अपन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत परियोजना स्कीम में जनहित में हो तो स्कीम का हिस्सा न होने पर भी बना सकती है? देखो, जनहित का हिस्सा नहीं है फिर भी इस स्कीम को बना सकती है। तो अभी अपन ने देखा था किसी भी परियोजना स्कीम की व्यावर्ती, ये धारा 81 के अंतर्गत देखा था। किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावर्ती, उसमें चेंजेज किए जा सकते हैं, ये धारा 181 कहती है। तो इसमें C ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब धारा 179 क्या चीज थी, ये भी ध्यान रख लीजिए, साथ साथ में ध्यान रख लीजिए। तो परियोजना या स्कीम के जो उसके अंतर्गत जो चेंजेज किए गए हैं, तो चेंजेस वो भी गजट नोटिफाइड करके चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु मूल ढांचे के अंतर्गत चेंज नहीं होते हैं। और धारा को इसको किसी योजना को 178 के अंतर्गत कोई स्कीम बनाई गई है, 2 साल तक उसके अंतर्गत क्रियान्वयन नहीं हो तो वो लैप्स हो जाएगी। और 174 क्या कहता है? जो परियोजनाओं के तैयारी की बात करता है। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस धारा को लगाया कि 30 दिन के अंतर्गत राजपत्र नहीं हो तो 1 साल में बन जाएगी, बनने के बाद में वापस से गजट के अंतर्गत 30 दिन में आपत्तियां नई आपत्तियां लेने के बाद में जो चेंजेस किए गए उसके बाद में फाइनली गजट में प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 173 के अंतर्गत परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना, उसकी विषय वस्तु हो सकती है, साफ सफाई करना हो सकती है, पहले से निर्मित संरचना को हटाना हो सकता है, विकलांग, निःशक्त, मानसिक, इनके लिए भी हो सकती है। तो ये सभी क्या है? उपयुक्त सभी संगत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 के अंतर्गत परियोजना स्कीमों की तैयारी, परियोजना की घोषणा राजपत्र में अधिसूचना के कितने दिनों में देनी होगी? यहां से मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन बनने की संभावना है और बनेगा, तो ये ध्यान रखना है, ये 30 दिन। तो C ऑप्शन इसके अंतर्गत आएगा। 15 दिन, 20 दिन, 2 माह, इसका कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 178 के अंतर्गत कितने समय में स्कीम को व्यक्तिगत समझा जाएगा या समाप्त समझा जाएगा? तो 1 वर्ष, 6 माह, 5 वर्ष कोई नहीं है। 2 वर्ष तक यदि उसके अंतर्गत कोई क्रियान्वयन नहीं हो तो वो उसे व्यक्तिगत या समाप्त समझा जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल इसके नेक्स्ट जो एक्ट है उनकी क्लास भी अपन लेकर आ रहे हैं। थैंक्स ए लॉट। आप हमारे चैनल को नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोग भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे, उससे काम करने वाले का काम का मोटिवेशन बनता है और वो काम अधिक ताकत के साथ में, अधिक विल के साथ में, अधिक पावर के साथ में काम कर पाता है। थैंक्स ए लॉट।